इससे मध्य प्रदेश के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा बात करेंगे उसी मुख्यमंत्री के बारे में जिन्होंने मध्य प्रदेश में परिवर्तन लाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में। मध्य प्रदेश की राजनीति में इनका एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक सत्ता, विपक्ष, संगठन, आंदोलन और विवाद सबका स्वाद चखा है। ये नाम है दिग्विजय सिंह, जिन्हें लोग प्यार से और राजनीति में कभी कभी तंज में दिग्गी राजा और कई बार बंटाधार तक कहते हैं। तो इस नाम के पीछे क्या है किस्से, तो इस किस्से के हर धागे को जोड़ के आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो चलिए मध्य प्रदेश के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। 28 फरवरी 1947 में गुना जिले के रावागढ़ में राजपूताना रियासत में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रहता है दिग्विजय सिंह। उनके पिता बालभद्र खुद कांग्रेस के एक जाने माने विधायक थे और वो शुरू से ही दिग्विजय सिंह को सिखाते आ रहे थे कि राजनीति जरूरतों की लड़ाई है और एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों की जरूरत को समझ ले। इसी माहौल ने दिग्विजय सिंह के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया जो आगे चल के मध्य प्रदेश की राजनीति को एक दशक तक अपने नाम करने की क्षमता देता है। दिग्विजय सिंह ने इंदौर के स्कूलों से पढ़ाई की और उसके बाद इंजीनियरिंग का रास्ता चुना। बाद में वो सड़कों की, सिंचाई की, ग्रामीण विकासों की और बिजली की बात करते हैं तो समझ में आता है कि उनकी तकनीकी क्षमता कितनी बड़ी है। खैर साल आता है 1977 का, यानी कि वो दौर जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। जनता कांग्रेस से नाराज थी और हवा बिल्कुल ही विपरीत दिशा में बह रही थी और इसी उल्टी दिशा में दिग्विजय सिंह पहली बार विधायक चुने जाते हैं। ये जीत कोई साधारण जीत नहीं थी, बल्कि ये जीत एक संकेत थी कि ये नेता सिर्फ हवा का रुख देख के नहीं, जमीन पे रिजल्ट निकाल के चलता है। फिर इसके बाद ये कृषि, पशुपालन और सिंचाई विभाग में मंत्री बने। यहाँ से उनका ग्राम विकास मॉडल आकार लेने लगा। एमपी के लोग कहने लगे थे कि दिग्गी राजा गाँव देहात के नेता है, फाइलों के नहीं खेत खलियान के नेता हैं। फिर समय आता है 1993 का, जब दिग्विजय सिंह की राजनीतिक करियर में एक नया अध्याय जोड़ा जाता है। 1993 में कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। फिर यहीं से वो दौर शुरू होता है जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बनते हैं। और पूरे एक दशक तक सत्ता उनके हाथों में रहती है। ये कालखंड सिर्फ सत्ता का समय नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला था जहां पंचायत, शिक्षा, सिंचाई और सामाजिक न्याय पे नए नए प्रयोग हुए। दिग्विजय सिंह ने पंचायत राज को सिर्फ फाइल का शब्द नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे जमीनी स्तर पर लागू भी किया। ग्राम सभाओं की संख्या बढ़ाई, सरपंचों को अधिक स्वायत्तता दी, जन भागीदारी योजनाओं को शुरू किया। कई विद्वान लिखते हैं कि इस दौर में ग्रामीण शासन व्यवस्था को डेमोक्रेटिक री इंजीनियरिंग मिली है। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए और कुछ फैसले तो ऐसे थे जिसको देश ने स्वीकारा। एजुकेशन गारंटी स्कीम, एमपी का वो मॉडल जो देश को दिया गया था। उस समय एमपी के दूर दराज गांव में शिक्षक नहीं मिलते थे, स्कूल नहीं खुलते थे और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एजुकेशन गारंटी स्कीम चलाई, जहाँ पे गाँव के लोग गारंटी देते थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और बदले में सरकार उनको स्कूल सुनिश्चित करवाएगी। ये वही दौर था जब लिटरेसी रेट 45% से बढ़ के 63% हो गया था। बाद में इस मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया और उसके बाद पूरे देश ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया। खैर एक किस्सा और है दिग्विजय सिंह के राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ जो हमें एक जगह पढ़ने को मिला। दिग्विजय सिंह खुद बताते हैं कि उन्होंने आदिवासी और दलित समाज के लिए चरनोई खुलवाए, जमीन दिलवाई और कई जगह किसानों को मुफ्त बिजली दी। इन फैसलों से जहां गरीब खुश थे तो वहीं पे कई वर्ग इन फैसलों से नाराज भी हुआ था। एमपी की राजनीति में अक्सर कहा जाता था कि दिग्गी राजा गरीब का राजा है पर अमीरों को खटकता है। और इसके बाद वो दौर आता है जब दिग्विजय सिंह का नाम बंटाधार पड़ता है। इसके पीछे कई सारे राजनीतिक किस्से और कई मजेदार किस्से हैं, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। 1998 से लेकर 2002 के बीच में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होने लगी थी मध्य प्रदेश में। गर्मी में पंखा भी नहीं चलता था और सर्दी में हाथ भी नहीं सीखते थे। लोग परेशान हो गए थे और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया था। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और कहना शुरू कर दिया कि एमपी का बंटाधार हो गया है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। धीरे धीरे ये टैग दिग्विजय सिंह से चिपक गया। लोग चुटकी लेते, पोस्टर लगाते और धीरे धीरे ये सब मीडिया तक पहुंच गया। पर विडंबना ये है कि इसी मुद्दे को बाद में दिग्विजय सिंह ने स्वीकार भी किया और वो कहते हुए नजर भी आए थे
कि भाई मैं मानता हूँ कि बिजली व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। एक नेता का ये चीज स्वीकार करना भी राजनीति इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उन विवादों की जिसने दिग्विजय सिंह को हमेशा चर्चा में रखा। साल 1998 किसान गोलीकांड, किसानों के आंदोलन पे पुलिस गोलीकांड हुआ। PUCL ने सरकार पे सवाल उठाए, वाद विवाद बढ़ा और दिग्विजय सिंह सीधे सवालों का सामना करते थे। ये वही समय था जिसने दिग्विजय सिंह की छवि को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था। खैर, दूसरा विवाद जुड़ा है 26/11 के हमले को लेके। हिंदू आतंकवाद जैसा सब दिग्विजय सिंह की ही देन। रामचंद्र गुहा की किताब से लेकर राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ तक सभी में इनका नाम इन विवादों में आता है। उन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का उपयोग किया और विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। इससे वो राष्ट्रीय राजनीति में एक विवादित और बहस को उकसाने वाले नेता के नाम पे उभरे। 2011 में उन्होंने बाटला हाउस को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उनके कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ में एक और चीज एड ऑन हो जाती है। उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया था और राजनीति के जानकार ये चीज बताते हैं कि इसी बात के चलते कांग्रेस के अंदर तक असहमति बन चुकी थी। दिग्विजय सिंह जी, दो एक और लोग थे जिनको लगता था कि एनकाउंटर पे कुछ शक है, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी। हमारी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति अपनी राय प्रकट कर सकता है। हर केस में हर भी कोई इनकाउंटर होता है, केस होता है, स्कीम होती है। हमारे यहाँ किसी न किसी की विपरीत राय होती है, तो विपरीत राय रखना अब उनका हक है। मतलब कुल मिला के कांग्रेस के बहुत सारे नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ हो गए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी जगह पे अड़े रहे। मतलब कुल मिला के विवाद हो चाहे विरोध, दिग्गी राजा कभी भी दबते नहीं थे। इसके बाद साल आता है 2003 का, जिसमें दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ी हार देखी थी। 2003 में उमा भारती की लहर ने कांग्रेस ने सत्ता खो दी थी। कई लोग कहते हैं कि बंटाधार फैक्टर इसी चुनाव का निर्णायक रहा था। कुल मिला के बंटाधार वाली जो छवि बन गई थी दिग्विजय सिंह की, उस चीज को लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था और बंटाधार के इसी फैक्टर में कांग्रेस मात्र 38 सीट तक रह गई थी। हार के बाद कई सारे नेता घर चले जाते हैं, लेकिन दिग्गी राजा अपने जगह पे अटल रहते हैं। उन्होंने संगठन में नई भूमिका ली, चुनावी रणनीतियां संभाली, कई राज्यों के चुनाव के कमान उन्होंने उठाई और ये वही दौर था जब कांग्रेस का हाई कमान को एक भरोसेमंद नेता मिल चुका था। कांग्रेस का हाई कमान दिग्विजय सिंह पे बहुत भरोसा करता था और उन्होंने इस चीज को सच भी साबित किया था। खैर, दिग्विजय सिंह खुले मंच में कई बार कहते हुए दिखते हैं कि वो नेहरूवादी हैं, वो समाजवादी हैं और सेकुलर विचारधारा पे विश्वास करते हैं। उनकी ये छवि रही है, इस सेकुलरिज्म पे समझौता नहीं करेंगे और गरीबों के हित पे ढिलाई नहीं करेंगे। Standing personality by himself, dedicated, truthful, never hankered for any power, to the betterment of the poor, the deprived sections, always a spokesperson and a brave spokesperson against all evils and all atrocities. And therefore, I think he was a symbol of the essence of our country, essence of our Hindu religion. अगर आप लोग के मन में ये सवाल आ गया कि हम कई बार दिग्गी राजा बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी। तो हाँ, दिग्गी राजा पढ़ने के नाम के पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए अब उस किस्से की शुरुआत हम करते हैं। द जॉय ऑफ गिविंग नाम की किताब में एक खूबसूरत किस्सा मिलता है। इस किताब में मेरे को पढ़ने को मिला कि दिग्विजय सिंह के जो समर्थक थे, स्पेशली जो गाँव के समर्थक थे, वो उन्हें पहले से ही राजा साहब कहते हुए आ रहे थे। लेकिन एक समय आया कि जब लोगों के बीच में दिग्विजय सिंह को लेकर एक कनेक्टिविटी बढ़ गई और लोगों ने उन्हें दिग्गी राजा कहना शुरू कर दिया। ये नाम प्यार से भी कहा जाता है और एक सम्मान से भी कहा जाता है। अगर हम दिग्गी राजा के अभी की स्थिति के बारे में बात करें तो दिग्गी राजा अभी राज्यसभा संसद में एक सदस्य हैं और कांग्रेस के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता भी हैं। कांग्रेस के कई समिति के प्रमुख भूमिका में दिखते हैं। कई बार पार्टी के अंदर असहमति तो होती है दिग्विजय सिंह को लेकर, लेकिन इन दी एंड पार्टी हर चुनाव में उनके डिसीजन को स्वीकार करती है। दिग्विजय सिंह का राजनीतिक सफर एक ऐसी नदी है जो कभी उफान पे रहता है, कभी शांत रहता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अपनी छवि को बहुत संभाल कर रखा है। उन्हें लोग संघर्षशील नेता बताते हैं। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह गरीबों के नेता हैं और वो गरीबों के हित के लिए बात करते हैं। एमपी की गलियों से लेकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक दिग्विजय सिंह वो नाम है जिसके बिना 40 से 45 साल की भारतीय राजनीति की कहानी अधूरी है। अगर मैं अपने आकलन से बताऊं, जितना भी मैंने दिग्विजय सिंह को पढ़ा है, जाना है, समझा है, दिग्विजय सिंह कभी भी रण को छोड़ के भागने वाले इंसान नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने पर्चा भरा था भोपाल से और उनका मुकाबला सीधे सीधे था
प्रज्ञा ठाकुर से। दिग्विजय सिंह एक सेकुलर छवि वाले नेता थे और प्रज्ञा ठाकुर कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली नेता थी। कांग्रेस आला कमान को ये उम्मीद थी कि भोपाल में मुस्लिमों की संख्या एक अच्छी खासी है तो सेकुलर छवि वाला नेता उस सीट को निकाल सकता है, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह बुरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन चाहे 2019 हो या फिर 2024, दिग्विजय सिंह ने कभी नहीं कहा कि वो ईवीएम की वजह से हारे हैं। हर बार उन्होंने अपने हार को स्वीकार किया है। आज से लगभग 6 साल पहले उनका एक इंटरव्यू आया था सुरेश चौहान के साथ। इस इंटरव्यू में उन्हें अलग अलग उपमाएं दी गई थी। कभी उन्हें मोहम्मद बोला गया था, कभी उन्हें बताया गया था कि वो पाकिस्तान में अच्छी फैन फॉलोइंग रखते हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। आपकी लोकप्रियता के बारे में भी मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी बहुत लोकप्रियता है। इस पर भी कुछ कहना है? लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने इन सब का जवाब बहुत ही शांति से दिया, जो चीज दिखाता है कि वो कितने सुलझे हुए नेता हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर और भी कई सारी कहानियां जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं, उस चीज को जानना चाहते हैं, जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी शादी। लेकिन जो व्यक्ति 10 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और पिछले 40-45 समय उससे राजनीति में इतना बड़ा सफर तय कर चुका हो, उस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना शायद अच्छा नहीं होगा। आप किस जीवन साथी को चुनते हैं वो आपका निर्णय होना चाहिए। इस चीज के बारे में किसी और को बात करने का कोई हक नहीं है। मेरे हिसाब से जो आज के समय के पत्रकार हैं, जो पर्सनल चीज में घुस जाते हैं, किसी के निजी जीवन में घुस जाते हैं, उन्हें इन सारी चीजों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। खैर, दिग्विजय सिंह के लेकर और भी कई सारे किस्से हैं जो हम आने वाले समय में इन सब पे बात करेंगे। कई राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि दिग्विजय सिंह और बीजेपी की बी टीम है। इनफैक्ट दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों एक घनिष्ठ मित्र हैं और इसी साठगांठ ने कई सारे आंदोलन को जन्म नहीं होने दिया, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। 2019 में जब साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव लड़े थे दिग्विजय सिंह, जिस साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ उन्हें उतारा गया था, उनसे भी जुड़ी एक बहुत मजेदार कहानी है जो हम आगे चल के डिस्कस जरूर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की वीडियो के आज के इस वीडियो को हम आज यहीं खत्म करते हैं। और आपको अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप भी अगर दिग्गी राजा को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आने वाले समय में जो दिग्विजय सिंह के महत्वपूर्ण निर्णय थे, हम उनके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ऐसे फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। खैर, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।